नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं कवीन सचान और सरोकार में आज बात नए टैक्स सिस्टम और खासतौर पर इनकम टैक्स। 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और इस बजट में इनकम टैक्स की नए स्लैब का ऐलान किया गया और कहा जाए कि अब टैक्स अगर आपको चुकाना है अपनी इनकम पर तो उसके लिए आपको 2 व्यवस्थाओं का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। एक जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी जिसमें 3 स्लैब थे और इसके बाद एक नई व्यवस्था आपको दी गई है जिसमें 6 स्लैब हैं। यानी कि एक नई और एक पुरानी व्यवस्था है। दोनों का फर्क क्या है और दोनों का मकसद क्या है? लेकिन इनकम टैक्स के नजरिए को अगर समझें, देश में आंकड़े को देखें तो बेहद मैं कहूं कि नेगेटिव है, नकारात्मक दिखते हैं। वो इसलिए हैं कि अगर आप 1900 से और 2020 के आंकड़ों को देखेंगे तो जो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन वो आंकड़ा अभी भी कुल जनसंख्या का या जो जिनकी आय होती है उसका महज 4% से कम दिखता है। आज के दौर में अगर 2018-19 के सरकारी आंकड़ों को देखें तो करीब करीब 8.5 करोड़ के आसपास जो थे वो टैक्स पेयर की संख्या, और अब नई स्लैब के बाद इसमें से कितने लोग जुड़ेंगे या कम होंगे ये भी देखना अहम है। और साथ ही साथ उससे जो कलेक्शन होता है वो आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। तो समझेंगे कि पुरानी व्यवस्था जो इनकम टैक्स की है वो क्या थी, उसमें बदलाव की कितनी जरूरत, नए टैक्स स्लैब के बाद इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति के स्तर पर कितना फायदा या नुकसान, अर्थव्यवस्था और देश को उससे किस तरह का फायदा या नुकसान, और आगे क्या हम दूसरे विकसित देशों की तरफ बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं अगर इसी टैक्स सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे या उसको और हम ज्यादा व्यापक करने की कोशिश करेंगे। तो ये कई सवाल हैं जो अगले घंटे में समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं स्टूडियो में। जयंत दास गुप्ता हमारे साथ हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में आप रहे, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान कपिल मित्तल हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है कपिल। DS सक्सेना साहब हैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सुनील गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट, आपका स्वागत है सुनील जी। शुरुआत में करना चाहूंगा एक रिएक्शन के साथ। सबसे जैन सर, शुरुआत आपसे ही कि टैक्स सिस्टम पहले कहा गया कि आसान बनाया जा रहा है, 3 स्लैब दिए गए और अब इस बार के बजट में 3 के बजाय 6 स्लैब और काफी कुछ बदलावों की बात। कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है। सरकार के नज़रिए में ये अत्यधिक जो एग्जेम्पशंस का अभी 70 के करीब एग्जेम्पशंस इस बजट में जो नए टैक्स रेजीम की बात हुई है उसमें इनको हटाने की बात हुई है। तो ये एक सरलीकरण की प्रथा है जिसका पहला कदम लिया गया है। आने वाले सालों में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो पुरानी जो प्रक्रिया है और सिस्टम है उसको भी चालू रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं, करदाता, वो अपना टैक्स प्लानिंग कर चुके होंगे लॉन्ग टर्म। जैसे किसी ने मान लिया मकान के लिए लोन लिया है तो उसका वो सेट ऑफ लेते हैं और प्रोविडेंट फंड में कटौती करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कटवाते हैं। तो उनके लिए भी वो गुंजाइश छोड़ी गई है कि वो पुराने सिस्टम के अनुसार भी टैक्स दे सकते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो अभी वर्कफोर्स में जो योगदान कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक दूसरा रास्ता है कि वो इसमें एग्जेम्पशंस ना लेकर सीधे कम दर पर टैक्स पे करें और उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगा, जिससे कि डिमांड को बूस्ट मिलेगा। ओके सक्सेना साहब, आपके नज़रिया इस सिस्टम अगर जो बदलता हुआ दिख रहा है, जिसका जिक्र जैन सर कर रहे हैं कि हम नए स्टेज या नए लेवल पर जाने की कोशिश करें, जिसकी शुरुआत के तौर पर उसे देखते हैं। हाँ, इसकी एक शुरुआत की गई है और ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा। जो ये एग्जेम्पशन थे जो कि इंडिविजुअल्स को मिलते थे, और मोस्टली इनका बेनिफिट जो छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनकी मार्जिनली टैक्सेबल होती है, या समझ लीजिए 1,00,000-2 लाख तक या 50,000 तक टैक्स देते हैं, ये उनके लिए थे। और इनका एक सोशल पर्पस था। जैसे 80C में डिडक्शन था इंश्योरेंस के लिए और GPF में पैसा डालने के लिए। और जैसे जैन साहब ने बताया कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है
उस पर आप टैक्स देते थे तो उस पर 2 लाख रुपए का डिडक्शन था। तो इसका सोशल पर्पस ये था कि सरकार ये चाहती थी कि जैसे आपकी प्रॉपर इंश्योरेंस हो, प्रॉपर सेविंग्स हो, आपके पास प्रॉपर घर हो, तो जिस दिन आप मतलब अपनी नौकरी छोड़ेंगे या आप इतने बूढ़े हो जाएंगे कि अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो आप जो हैं वो आसानी से आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं इस व्यवस्था से सहमत तो हूँ, लेकिन मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि एक ऑमनिबस टाइप का डिडक्शन ऐसे पर्पज़ के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने दोनों व्यवस्थाएं रखी हैं तो कुछ लगता है कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट टाइप है। सरकार ये देखना चाहेगी कि ये कितना पॉपुलर है, कितना सोशली एक्सेप्टेबल है, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या है जो नई व्यवस्था का है। ये तो इस नज़रिए से अगर आप देखें तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये सोशली जो समझ लीजिए बेनिफिशियल हैं, और सरकार के लिए भी ये बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जैसे जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, जो जीपीएफ वगैरह में सेविंग्स हैं, ये लॉन्ग टर्म तक सरकार के पास रहती हैं। तो ये इससे जो है सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करती है, लो कॉस्ट फंड्स इनको मिलते रहते हैं, और एश्योर्ड होता है कि भाई हर आदमी जैसे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा 80C में डिडक्शन लेने के लिए। तो इन सब से जो है एक बार इस पे जब नई व्यवस्था चालू हो तो एक बार इनको जो है एसेस करना चाहिए कि जो नई व्यवस्था है इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है। ओके, शुरुआत में क्योंकि सुनील साहब, थोड़ा सा मैं दर्शकों के नज़रिए से चाहूँ कि आप ये भी समझाएं कि पुरानी व्यवस्था क्या है, कलेक्शन क्या है, डिडक्शन के लिए ऑप्शंस कितने हैं, और नई व्यवस्था में क्या बेसिक फ़र्क है। देखो कविंदर जी, अभी हमारे पास जो व्यवस्था है वो क्या है कि आप 4,75,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। आप 1.5 लाख ATC में चले जाइए, 50,000 रुपये ATC-CD NPS में चले जाइए, 2 लाख रुपए के आप छूट ले लीजिए हाउसिंग लोन के ब्याज की, 25,000 रुपये का मेडिक्लेम ले लीजिए, 50,000 रुपये का अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम ले लीजिए, और 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 5,25,000 होता है। मैं मान के चलता हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और मेडिक्लेम पेरेंट्स का एक, तो 4,75,000 रुपये की आप छूट ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 9,75,000 तक कमाते हैं और 4,75,000 की छूट ले लेते हैं तो आपका टैक्स 0 बनता है। अब हम नए और पुराने को कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर आपकी 7.5 लाख रुपए की इनकम है, नए स्लैब में आप टैक्स देते हैं, 37,500 रुपये का टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1.25 लाख की छूट भी ले लेते हैं तो आपको टैक्स 0 हो जाता है, तो 37,500 का नुकसान हो गया। अगर आप 10 लाख रुपए की इनकम आप कमाते हैं तो अभी जो नया टैक्स आता है वो 75,000, मैं सेस की बात नहीं कर रहा, 75,000 प्लस सेस। लेकिन अगर 1,87,500 की आप छूट ले रहे थे 4,75,000 में, तो आप एट पार आते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा छूट लेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे। 15 लाख तक के लिए सरकार लाई है। 15 लाख की क्या पोजीशन है? 15 लाख की पोजीशन है कि नए स्लैब में टैक्स बनेगा 1,95,000 रुपये, और अगर आप 2.25 लाख की छूट ले लेते हैं 4,75 में से, तो आप एट पार आ जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा छूट आप ले सकते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जहाँ तक सैलरीड एम्प्लॉय का सवाल है। देखिए, आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ को आप एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, प्लस वो जहाँ भी काम करता है या तो उसका पीएफ कटता है या वो एनपीएस में जाता है। जब आप पीएफ और एनपीएस में जाते हैं तो इट इज़ नॉट ए फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये तो आपके लिए एक सहूलियत है, ठीक है। वो आप बाय डिफॉल्ट आप करते हैं, आपको एचआरए भी मिलता है। अब एचआरए की छूट भी आपने मना कर दी है, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मना कर दिया, आपने एटीसी भी मना कर दिया, तो इसका मतलब कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें आना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो जो बाय डिफॉल्ट उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है या पीएफ की छूट मिलती है, तो 15 लाख तक तो आप वैसे ही एट पार आ जाएंगे। अगर 15 लाख की आप सैलरी माने और 12% का पीएफ मान लें तो 1,27,500 तो ही हो जाएगा आपका, तो आपको आने का फ़ायदा क्या होगा। दूसरी समस्या क्या है इसमें कि आपको हर साल चूज करना है सैलरीड एम्प्लॉय को कि साहब मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो बड़ा कंफ्यूज रहेगा। तीसरी बात, आपने बिजनेसमैन में क्या कहते हैं, क्यों चूज करना है? आपको आपने चॉइस दी है कि आप एक साल नए स्लैब में चले जाइए, अगले साल आपको लगता है नहीं मुझे नए स्लैब नहीं, पुराने में फायदा था, पुराने में जा सकते हैं, आपको टर्न अलाउड है। लेकिन बिजनेस इनकम में आपने क्या कर दिया कि आपने कहा कि अगर एक बार आप आ गए इस स्लैब में तो आप वापस नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि अगर आपने कल को कोई डिडक्शन लेनी हो, कोई छूट लेनी हो, कोई एग्जम्पशंस लेनी हो, तो आपको नहीं मिलेंगी। जहाँ तक सवाल वित्त मंत्री जी का, इसको थोड़ा सा मैं, और बिजनेस अगर क्लास को आप जोड़ें कि बिजनेस आपका कोई है, यानी कि मैं सैलरीड भी हूँ, कोई मेरा बिजनेस इनकम है। हाँ, तो अगर आपकी बिजनेस इनकम है सर, कोई भी, मान लो आप सैलरी, आप कंसल्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो आपकी बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होती है। आप अगर एक बार इसमें आ गए
तो आप वापस नहीं जा सकते। कल को आपने मान लो हाउसिंग लोन ले लिया तो आपको लगेगा यार मेरी तो छूट जा रही है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप उसमें वापस नहीं जा सकते हैं। ये कंडीशन है इसमें, आप न्यू प्लान पे ही रहेंगे। आपको नए प्लान में रहना पड़ेगा। Okay. अच्छा, जहां तक सवाल कहती है साहब हमने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को खत्म कर दिया, देखिए इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम नई डिडक्शंस को नहीं दे रहे, इसी बजट में आप ATIAC ले आए, इसी बजट में आपने ATEA की डिडक्शन को बढ़ा दिया नई हाउसिंग लोन के लिए। देखिए डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का भी एक पर्पज होता है। जैसे सक्सेस साहब ने कहा, इन्वेस्टमेंट हमेशा फोर्स नहीं होती, कई बार फोर्स इन्वेस्टमेंट होती भी है सर, तो वो भविष्य के लिए काम आती है, रिटायरमेंट प्लानिंग को, सोशल सिक्योरिटी का काम करती है, एक कुशन का काम करती है। आप डिडक्शन आपने स्टार्टअप को डिडक्शन दी है तो एक पर्पज है, स्टार्टअप को बढ़ाना है। ATIAC में आपने छूट इसी बजट में बढ़ाई है ना आपने कहा कि किसी 10 में से आप 3 साल को ले लीजिए। तो आप कहते हैं कि हम सारी एग्जम्पशन या डिडक्शन गलत हैं, वो भी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, एक नया सिस्टम सरकार ने दिया है, पर ये सिस्टम पहले आपने कॉर्पोरेट में भी दिया था। सितंबर 2019 में आप टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल लाए थे, वहां आपने कहा 25-30 के 2 स्लैब है, आप 15-22 में आ जाइए जी। आपने उसके सेम सिस्टम को इंडिविजुअल में को लगाने की कोशिश की है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। और एक और जब आपने शुरुआत की थी, आपने कहा था कि टोटल जो हमारी रिटर्न्स हैं कोई 8.46 लाख करोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा उसमें 50% रिटर्न ऐसी हैं जिनमें टैक्स आता ही नहीं है कोई, तो ना नए के हैं ना वो पुराने के हैं। अब हम कहें कि डाटा दे दें कि 50% नए रिजिम में आ गए, तो ये एक मिसलीडिंग डाटा होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि जैसे मैंने आपको डाटा समझाया कि अभी जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है सर, वो अगले 15 सालों के लिए 10 सालों के लिए कर रखी है। आपने सुकन्या समृद्धि योजना खोल रखी है या आपने PPF खोल रखा है, वो 15 साल के लॉक इन पीरियड है, तो लोग उसमें से कैसे वापस आएंगे, ये अभी विचारणीय प्रश्न है। तो आप ये करें कि जो 2017-18 के आंकड़े हैं, 4,19,000 करोड़ का जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ, उसमें से मेजर जो पार्ट था वो 25 से 30%। अगर हम स्लैब देखते हैं कि 5 लाख से रिटर्न कितनी है, 10 लाख से ऊपर कितनी है, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम रिटर्न फाइल होती हैं वो 5 लाख से कम भी फाइल होती हैं। तो मित्तल साहब, जो गर्ग साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा इसको और चाहूँगा कि आसान शब्दों में अगर आप समझा पाएँ कि ऑप्शंस दो हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि सरकार ने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं कि आप पुराने स्लैब के साथ भी आ सकते हैं और नए जो स्लैब सिस्टम है उसको भी अपना सकते हैं। इसीलिए ये दोनों विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। दोनों विकल्पों में बेसिक फर्क वो डिडक्शन का है, जिनको खत्म करने की बात की गई है, प्रस्ताव किया गया है। मोटिव, पहले में अगर बात करें जो पुराने स्लैब हैं उसका मोटिव क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा था, और नए में अगर खत्म करते हैं तो इसका मोटिव क्या दिखता है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कभी भी दोनों में से किसी भी स्लैब को ख़त्म नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने सभी इंडिविजुअल को एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आप सिर्फ सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, तो आपको एक नया ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप सिंपल तरीके से अपनी आय को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम बार बार सुन रहे हैं या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया, गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है कि वो ज़्यादा टैक्स में बेनिफिट नहीं देना चाह रही है, उसको सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाह रही है। ये आपके ऊपर है कि आप उस स्ट्रक्चर में अडॉप्ट करना चाहते हैं या पुराने वाले में जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये किया होता कि पुराने वाला ख़त्म कर दिया होता, तब हम समझ सकते थे कि गवर्नमेंट ने गलत किया है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से देखेंगे तो आपको नए वाले स्लैब में कहीं ना कहीं धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि आज की रेट में अगर आप देखेंगे, हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, एक सैलरीड क्लास जिसकी इनकम 7 लाख या 5 लाख है, और हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो 1.5 लाख रुपए ATC में इन्वेस्ट कर देगा, 50,000 वो NPS में डाल देगा। आप सोचिए वो घर कैसे चलाएगा? आज की रेट में उन सैलरीड क्लास के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे ये इन्वेस्टमेंट को पूरा करें, कैसे टैक्स का बेनिफिट ले। इसी दौरान उनको बहुत सारी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है जो मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन गलत हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें बाद में असेसमेंट के टाइम पर या उस टाइम पर बहुत सारे टैक्सेस या जुर्माना उनको देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग बहुत अच्छी करी है। साइड बाय साइड आप देखेंगे तो उन्होंने उनको कैश में बेनिफिट देने के लिए आपका जो डिविडेंड आपको मिलता था वो भी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाने से क्या होता है कि वो अभी तक 22% पे टैक्स होता था, आपके हाथ में अगर 100 रुपये डिविडेंड आना है तो कट पिटा के आपको 80 रुपये या 82 रुपये या 78 रुपये मिलता था। अब क्या होगा, आपको 100 रुपये मिलेगा। अगर आप 5% वाले स्लैब में है तो आपका जो 22% कट जाता था अब वो सिर्फ 5% कटेगा। जो आपका 10% के स्लैब में है उसका 22 का अभी भी उसको 12% का बेनिफिट होगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट गवर्नमेंट ने साथ ही साथ देने की कोशिश भी की है। तो अगर हम दोनों टैक्स स्लैब्स की बात करें तो दोनों टैक्स स्लैब अपनी अपनी जगह बहुत बेनिफिशियल हैं।
पुराना टैक्स स्ट्रक्चर में जो ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लान कर चुके हैं, घर लेना चाहते हैं वगैरह, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अब हम बात करते हैं सर कि अदर देन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल वो जिनकी बिजनेस इनकम भी है। देखिए, जब आपकी बिजनेस इनकम होती है तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि या तो वो इन्वेस्टमेंट कर ले, या फिर वो 80C में कर ले, या वो होम लोन ले ले। होम लोन आपको पता ही है कि अगर आपको लेना है, आज की डेट में घर कितना महंगा है, उस सब की प्लानिंग में कहीं ना कहीं उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि जो बिजनेस इनकम है उसको हमें कैसे बेनिफिट देना है, साथ में वो सैलरी इनकम भी है या फिर इंडिविजुअल है, और उसी तरह से अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज तक जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं या कर रहे हैं वो आपकी कल से बंद हो जाने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने, सीतारमण जी ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, ये बजट लॉन्ग टर्म विजन से देखा जाना चाहिए, जिसमें मेरे अभी और बहुत सारे मैंने प्रस्ताव लाने हैं जिनको प्लान में रखते हुए ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक और चीज़ समझिएगा, टैक्स लगा देने से या नहीं लगा देने से इकोनॉमी में बेनिफिट नहीं होने वाला है। इकोनॉमी में बेनिफिट होने वाला है उसको सरल बनाने से। जितना आप उसको सरल बना देंगे आम आदमी के लिए, उतना वो बेनिफिट उससे उठा पाएगा। मैं इकोनॉमी पर आऊंगा, लेकिन सरल जो आपने कहा कि, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आसान हो, आम आदमी उसको पे कर सके, आप लोगों के, अगर साहब जैसे लोगों के एक्सपर्ट की मदद के बिना। लेकिन इसी पर मेरा सवाल सक्सेना साहब ये है कि क्या देश में जो पब्लिक है और जो मैं कहूँ कि सोच है, उनका स्वाभाविक सोच पैसों को लेकर है कि अगर 2 रुपए कहीं बच रहे हैं तो उसके लिए वो 25 तरह का गुणा भाग लगा सकता है। जी हाँ। क्या ये कहना सही है कि वो आसान कर देने से अगर उसको 5 या 10 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा तो देने को तैयार होगा, स्विच ओवर करेगा? एक आम पब्लिक जो इंडिविजुअल है वो टैक्स पे करने को लेकर वनस्पति इसके कि वो अगर उसको कहीं ज्यादा हिसाब करना है तो मेरे ख्याल से वो हिसाब करने के लिए तैयार होगा। और ये जो पुराने जो प्रणाली है ये भी बहुत सिंपल है। पहले ये जो फॉर्म नंबर 1 और 2 जो होते थे, ये आप अपने आप ही फॉर्म नंबर 1 और 2 भर सकते थे। आज के दिन भी वही है। आप जो है इजीली उसे भर सकते हैं। ऑनलाइन आप भरेंगे तो उस पर आपका सब आता जाएगा कि इतना मैक्सिमम है और इतना एक्चुअल है, इतना अलाउबल है। तो इसमें मतलब पुरानी प्रणाली में भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत कुछ इस तरह की हो सकती है जिसके लिए लोगों को टैक्स एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि भाई हम नए में रहें कि पुराने में रहें। ये एक दिक्कत वाला सवाल है, क्योंकि नई प्रणाली अभी ही लागू हुई है तो सब लोग उससे उतने अच्छे से वाकिफ़ नहीं हैं। तो इसके लिए ज़रूर टैक्स एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन पुरानी प्रणाली में वो लोग भरते आ रहे हैं, आज भी भर रहे हैं, कल भी भर देंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि पर्चियाँ रखनी हैं, आपको बिल रखने हैं, आपको डिटेल्स रखनी है, और नया में कुछ नहीं रखना, आपको सिर्फ अपना जो है सबमिट करना है कि आप किस स्लैब में और कितना पे करना चाहते हैं। तो सहूलियत तो है। देखिए कविंद्र जी, कुछ चीज़ें कहने में जितनी अच्छी और सुनने में जितनी अच्छी लगती है, वास्तव में ऐसी होती नहीं है। देखिए एटीसी का पर्पज खाली इन्वेस्टमेंट नहीं था। एटीसी में 2 छूट ऐसी हैं जो आपको एक्सपेंडिचर के लिए मिलती हैं। आप ट्यूशन फीस की छूट लेते हैं और आप हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की छूट भी आपको मिलती है। वो भी एक सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। दूसरा बात जो सरकार कहती है कि हम फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, आपका अगर सैलरी 15,000 रुपये तक है तो मैंडेटरी आपको पीएफ कटवाना मैंडेटरी है ना, कि आपको पीएफ कटवाना ही पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शनल है। यानी छोटे एम्प्लॉयज को तो आप बाई डिफॉल्ट पीएफ काट रहे हैं क्योंकि उसको आपको लगता है कि उसकी सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। आप मेडिक्लेम पे अगर 25,000 की छूट दे रहे हैं तो आप एक हेल्थ मिशन को पूरा भी तो कर रहे थे ना। तो दोनों को हमें बाई उसके कॉन्ट्रास्ट, बाई उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो साइड बेनिफिट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन की बात है सर, पहले 3 स्लैब थे, आपने 6 कर दिए। ये सिंप्लीफिकेशन कहाँ हुआ? आपको 2.5 लाख रुपए पे आपने स्लैब देने की कोशिश की है, उसको 5-5 लाख भी दे सकते थे। या 5 से पहले क्या था, 5, 20 और 30, आप एक 10% का स्लैब बीच में ले आते। लेकिन ये कह रहे हैं कि 80 है कि 75 है, डी है, सी है, ए है, ई है, ये आपसे पूछने के बजाय बेहतर है कि करदाता स्वयं भर दे। नहीं, हम तो चाहते हैं खुद भरे, लेकिन सर जिस देश में लोगों को ये बताना पड़े कि हेलमेट पहनने से जुड़े कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सोचते हैं कि करदाता इन सारी छूटों को लेने के बाद में, ऑनलाइन फाइल करने के बाद में, जो सिंपल सिस्टम था जो 20 साल से इसके लिए वो
एक्विंट हो चुका था, जिसके लिए परिचित हो चुका था, एक नए सिस्टम को इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेगा? सर देखिए, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए दिया, वहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने अच्छा किया, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि आप एट व्हाट कॉस्ट? आप सोचिए उसका मेंटल इफेक्ट्स कितने हैं, उसके सोशल इफेक्ट्स क्या हैं, आपको उसकी कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जैसे मैं आपको आंकड़े दिए थे, इससे 15 लाख रुपए तक वाले को तो फायदा ही नहीं हो रहा। अगर 15 लाख रुपए तक है तो उसमें फायदा कहाँ हो रहा है? आप लाए तो उन्हीं के लिए हो, बड़े लोगों ने थोड़ा लाए हो। असली फायदा तो बाई डिफॉल्ट उनको हो गया जो 42% के स्लैब पे आ रहे हैं, उनको तो फायदा हो जाएगा लाख सवा लाख रुपए का। लेकिन जैसे मैंने आंकड़े बताए आपको कि जिसका टैक्स आ रहा है 7.5 लाख वाले को तो नुकसान हो गया, उसको तो फायदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 37,500 रुपये टैक्स देना पड़ जाएगा उसको, तो अगर नए स्लैब में जाएगा तो रादर ये कि 1,25,000 की छूट ले ले, 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट तो पीएफ में और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही जाती है। आप कह रहे हैं कि करदाता जो है ज्यादातर जो संख्या है वो पुराने स्लैब पर ही स्टिक करेगी, लेकिन सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं और अधिकारियों की ओर से बयान है कि 60 से 65% करदाता जो स्विच कर रहे हैं नए वाले की तरफ। सर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में जाइए सर, सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सर, HRA मिलता है सर, उसको अलाउंसेस मिलते हैं सर, और उसको PF कटता है। अगर हम चारों चीज़ों को ले लेंगे तो यही 2 लाख बैठ जाता है सर उसका, तो उसको 10 लाख तक भी फायदा नहीं हुआ। और 2.25 लाख पे एट पर आ रहा है 15 लाख पे जाके। अगर 2.25 लाख रुपया बचा रहे हैं तो 15 लाख पे नए सिस्टम में और पुराने सिस्टम में टैक्स बराबर आता है। मैंने बड़ी सिंपल कैलकुलेशन की है। 7.5 लाख का मतलब 1.25 लाख, 10 लाख का मतलब 1,70,500 और 15 लाख का मतलब 2.25 लाख, जो कैलकुलेटर आया भी है। अगर आप कोई भी करदाता देख सकता है कि मैं इस यहाँ पर हूँ, इससे ज़्यादा बचा रहा हूँ तो पुराना ठीक है, इससे कम बचा रहा हूँ तो नया ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो आप, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है उसके शिफ्ट करना, जो एटलीस्ट जो पुराने हैं। जो नए आएंगे उनका ठीक है, एक सिस्टम है कि भाई ज़्यादा खर्च करो, लेकिन वहाँ भी सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है सर। रिटायरमेंट के लिए आपको प्लान करना ही पड़ता है। आप एक तरफ तो NPS को प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम आप लेके आए ना, अभी तो लेके आए हैं, कितने साल हुए उसको लाए, और आप एक तरफ तो उसको प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने कह दिया नहीं आप उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। जिस लोगों ने NPS अकाउंट खोल लिया 60 साल तक के लिए, तो उनको तो फायदा है नहीं। इसका मतलब आपने विभेद पैदा कर दिया कि साहब देखो ये अंगूर का गुच्छा तो लटका दिया है, अब खा सकते हो तो खा लो, नहीं खा सकते तो खट्टे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि दोनों ऑप्शन खुले हुए ना। सर ऑप्शन खोलने की बात नहीं है, आपको जब लगता है कि मैं एक चीज को छोड़ के दूसरी को पाऊंगा, आप सोचिए सर, उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा आपका। उसको बेनिफिट अभी एट प्रेजेंट नजर नहीं आता हमको।